6 सीटें भारतीय जनता पार्टी लीड जहां पर ले चुकी है, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जहां पर वो बढ़त के साथ में है। ये अभी आप नतीजों में तब्दील नहीं हुआ है और इसलिए बहुत दिलचस्प हैं ये वाली सीटें जहां पर आंकड़े अभी 10,000 के आसपास हैं। ये बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, कभी कोई कैंडिडेट आगे, कभी कोई कैंडिडेट आगे। इससे एक एक अपडेट, मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए 6 और 4 की जो टैली है वो दिख रही है। हरियाणा में बीजेपी अब 6 सीटों पर आगे हो गई है। ऊपर टैली आप देखिए तुरंत बदली, एनडीए 292 पर, इंडिया अलायंस 233 पर, अदर्स के खाते में 18। जैसे ही हरियाणा में सीट आप देख रहे हैं बढ़ रही हैं, उधर भी जो टैली है वो बदल रही है। हरियाणा में बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। ये अभी फिलहाल जो अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अब देखिए लगातार तो टैली भी बदल रही है, तस्वीरें भी बदल रही है। हरियाणा में बीजेपी अभी देखिए गुरुग्राम में आगे हुई, उसके बाद 6 और 4 हुआ और अभी फिर आप देख रहे हैं कि ये 5 और 5 तो आगे पीछे लगातार बार बार आप देख रहे हैं कि नजर आ रहा है। एक बार देखिए नेशनल इस समय जो आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो क्या है। 289, 236 और अदर्स 18 और हरियाणा में अभी 5-5 फिर से, क्योंकि ये जो अंतर है वो बार बार आप देख रहे हैं कि वो बदल रहा है। कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई पीछे हो रहा है और इसलिए बहुत तेजी के साथ ये जो परिवर्तन है वो आपको टैली में भी दिखता है। इसलिए जैसे ही ये जीत आप देखते हैं कि ये जो अंतर है, आप देखिए 300, आप देखिए एनडीए 300, आंकड़ा देखिए 300 छुआ एनडीए ने। ये बड़ी जानकारी। और चलिए अब गुरुग्राम से एक बार फिर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। गुरुग्राम से अपडेट क्या है आपकी स्क्रीन पर ये आपको बता देते हैं। राज बब्बर फिर से आगे हो गए हैं गुरुग्राम सीट पर। देखिए बहुत दिलचस्प है, अभी राज बब्बर 10,000 वोटों से फिर आगे हो गए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि ये हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कि इतना दिलचस्प लोकसभा का चुनाव शायद आप भी अब समझ पा रहे होंगे कि क्यों इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। एक एक मिनट में आप देखिए कैसे जो तस्वीरें हैं वो बदल रही हैं। अभी 10,000 वोटों से राज बब्बर आगे हो गए और अब ऊपर टैली आप देखिए, हालांकि एनडीए 300 पहुंच गया है। ये अभी तक आप देख रहे हैं कि ईवीएम्स के खुलने के बाद पहली बार 300। तो ये पल पल बदलती हुई तस्वीरों की अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक पूरा पैनल भी है, वो चर्चा भी साथ में करेंगे। सुंदर जी, ओवर टू यू। आयुष, जिस तरह की तस्वीर आपने बताई, लगातार आगे पीछे जो ये चल रहा है, बहुत कम वोटों से, बहुत कम अंतराल से जिस तरह से तस्वीर कभी बीजेपी के पक्ष में जाती दिखती है, कभी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखती है, निश्चित रूप से बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। और लगातार हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के, एक खास पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। नेहरा साहब, ये बात हम लगभग जब से चुनाव बड़ी मजबूती से ऊपर बढ़ा है तब से ये बात कर रहे हैं कि इस बार जो मार्जिन है जीत का, हार का, वो बहुत कम होने वाला है। इस पे तो हम सभी लोग एक मत हुए थे, लेकिन अब जो स्थिति देख रहे हैं हम, खासकर ये बड़ी चौंका देने वाली है कि जहां राव इंद्रजीत गुरुग्राम सीट को बीजेपी सबसे पहले मान के चल रही थी कि ये हम जीते हुए हैं, वहां से राज बब्बर लगातार लीड बनाए हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए सोलंकी जी, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूं, जब से मैंने चुनाव कवर किया है, कि मुकाबला बेहद कड़ा है। और आपको ध्यान होगा पिछले जो डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है, जबकि हमारे सर्वे ये कह रहे थे कि 3 सीटें ही जीतेगी कांग्रेस। लेकिन मैं अपनी इस बात पर अडिग था। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी कि ये 5 का जो मामला है ये 0 भी हो सकता है और 10 भी जा सकता है, क्योंकि मार्जिन इतने कम है कुछ सीटों पे। तो वही दिख रहा है। आपने अगर खासकर गुड़गांव लोकसभा की बात की तो मुझे लगता है कि अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने जो सर्वे किए हैं अपने लेवल पे किए हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है सर्वे में, ग्रामीण क्षेत्र तो बोलता है अच्छी तरह, बता देता है कि हम इसको वोट देंगे, इसको नहीं देंगे, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। लेकिन शहरी क्षेत्र में ये चीज़ नहीं होती। शहरी क्षेत्र में आप मतदाता से पूछेंगे तो वो पलट के जवाब देगा, हम आपको क्यों बताएं, हमने दे दिया, हमको जिसको देनी है। तो उसकी मन की बात उगलवाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो 2 एरिया हैं गुड़गांव में,
बादशाहपुर और गुड़गांव, तो ये भविष्य तय करेंगे कि कौन जीतेगा। और ये बहुत बड़े एरिया हैं, लगभग 5.5 लाख वोट पड़े हैं यहाँ पे। तो इसका अभी भी ये नहीं कह सकते। हालांकि अभी जो सूचना है लेटेस्ट आपने जो बताया कि 10,000 वोटों से लीड कर रहे हैं राज बब्बर। थोड़ी देर पहले ये सूचना आई थी कि 1100 वोटों से राविंदरजीत लीड कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा मेरे बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है आयुष का, ब्रेकिंग सेंटर का आयुष। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। तो इस वक्त बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, बड़ी तस्वीर है। करनाल से मनोहर लाल को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी है। मनोहर लाल 1,59,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं और ये बढ़त बहुत तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है करनाल से। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर रोहतक के बाद आप देखेंगे तो ये सर्वाधिक बढ़त यहां पर मनोहर लाल ने भी बना रखी है। 1,59,000 से ज्यादा वोट मनोहर लाल ने करनाल से ये बड़ी बढ़त को बनाए रखा है। ये बढ़त लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हैं करनाल पे जैसे ही आपने देखा कि ईवीएम खुली और ये बढ़त अभी भी बरकरार है 1,59,000 की ये बढ़त। करनाल से मनोहर लाल को बड़ी बढ़त, 1,60,000 के करीब बढ़त है। अनुज अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल, एक सबसे बड़ा पैनल प्रदेश का, वो लगातार इस तस्वीर पर क्या कुछ तस्वीर साफ होगी इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नेहरा साहब कह रहे थे कि इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, 0-10 की भी हो सकती है क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहना है, लेकिन हम सिरसा की बात करें, रोहतक की बात करें, करनाल की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, 1 लाख से ज्यादा की लीड है। इसको कैसे देखते हैं? नेहरा साहब कह रहे हैं कि ये 0 का भी मामला हो सकता है, बहुत कम नैरो मार्जिन रहेगा, लेकिन यहाँ तो 1.5 लाख की लीड है। इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इन 4 सीटों पर जिन पर 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है, अब ट्रेंड बदलना, चेंज होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक लगभग मोटा मोटा ट्रेंड, अगर 10,000, 15,000, 20,000 तक का मार्जिन रहता है तब हम अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी का विधानसभा क्षेत्र का पोलिंग खुलता है तो उसके बाद हर जगह वोटर का माइंडसेट अलग रहता है। कोई बीजेपी के फेवर का होता है, कांग्रेस के फेवर का होता है, तो वहाँ तो आप चेंज सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख वोटों तक का मार्जिन है, वहाँ कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना। तो 2-8 तो कम से कम यहाँ तय मान के लिए, 2-2 सीटें तो कांग्रेस और बीजेपी की आ रही हैं। बाकी 6 सीटों में नेक टू नेक फाइट है, 15,000, 20,000 तक की, कुछ में 2,000, 3,000, 4,000 तक का भी अंतर है। तो ये बहुत दिलचस्प, बड़ा मजेदार मुकाबला है और आखिर तक जाएगा। और ये हरियाणा की जुझारू जो वोटर है, उसकी जो जुझारूपन है हरियाणा का, उसको दिखाता है कि यहाँ आराम से कोई हरियाणा पर राज नहीं कर सकता। यहाँ के ट्रेंड को, यहाँ के वोटर को, यहाँ की मेंटेलिटी को समझना आसान काम नहीं है। जी, आसान काम नहीं है। ट्रेंड को, वोटर का मूड जानना, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि 10-0 का जिस तरह से रिकॉर्ड बना वो लगातार उस पर कायम रहेंगी, ये स्थिति नहीं है। ये अनुज अग्रवाल जी का कहना है। धर्मेंद्र पांडे जी भी हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आप कैसे इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, खासकर हरियाणा की बात करें? हालांकि नेहरा साहब भी ये कह रहे हैं कि ये स्थिति जो है, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो, एंटी इनकम्बेंसी हो और दूसरे फैक्टर हैं जिन पर मोदी का जो करिश्मा था वो हावी नहीं पड़ पाया। मोदी के फेवर में जिस तरह, चाहे वोटर की बात करें, चाहे रिपोर्ट्स की बात करें कि तीसरी बार 400 पार, ये सारी स्थिति जमीन पर उस तरह से माकूल साबित नहीं हुई जैसा बीजेपी वाले सोच रहे थे। धर्मेंद्र पांडे जी, आपका आकलन? हरियाणा की तासीर अलग है। हरियाणा का मिजाज जो है वो कुछ अलग तरीके का रहता है। हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति पिछले 10 सालों में भाजपा ने की है, उसका कहीं न कहीं जो है हरियाणा की जमीनी धरातल पे उसका असर पड़ा है और विपरीत असर पड़ा है। आज आपका चुनाव परिणाम बता रहा है। सबसे बड़ी बात रही जो इस बार चुनाव में, पहली चीज़ ये तो हमें मानना चाहिए कि एक तरफ केवल नरेंद्र मोदी का जो है प्रधानमंत्री का चेहरा भाजपा में था, जिसमें लोगों ने उनको वोट दिया है। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष था। अब इस आंकलन को अगर देखें तो अब भी उनके चेहरे पे वोट पड़ा है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नई सरकार, नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे और ये 5-5 का जो आपके चैनल पे भी और तमाम जगहों पे आ रहा है रुझान, लेकिन मुझे लगता है ये अभी बदलेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो भाजपा के लिए जो सेटबैक बड़ी बात है, धर्मेंद्र पांडे जी ने अभी भी इंतजार करना होगा। ये आंकड़ा बदल सकता है।
कौन किसके फेवर में। अभी भी काउंटिंग सेंटर से बहुत सारी ऐसी अपडेट आएंगी जो तस्वीर बदलेंगी। ये जो नेहरा साहब कह रहे हैं 10-0 किसके फेवर में हो जाए अभी कुछ पता नहीं है। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं आयुष। बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी क्या है ये आपको बता देते हैं। तो बड़ी और अहम खबर है, तो ये बड़ी जानकारी यमुनानगर हलके से बंतो कटारिया आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी है, यमुनानगर हलके की बात कर रहे हैं। बंतो कटारिया कांग्रेस के वरुण चौधरी से यहां से आगे हैं। यमुनानगर हलके से बंतो कटारिया ने बढ़त बनाई है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहां पर भी जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिख रही है। ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी हम आपको बता रहे हैं। अब यमुनानगर हलके में अगर आप देखेंगे तो बंतो कटारिया ने यहां पर लीड बनाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो एक एक हलके का हाल भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। बाकी सीट बाय सीट भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। बंतो कटारिया कांग्रेस के वरुण चौधरी से यमुनानगर हलके से फिलहाल आगे चल रही हैं। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच क्या अपडेट है ये आपकी स्क्रीन पर है। सिरसा से कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं और लगातार उन्होंने एक अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। 1,96,906 वोटों से कुमारी सैलजा यहां से आगे हैं। ये बड़ी बढ़त आप कह सकते हैं, मैसिव बढ़त है, ये डिसाइसिव बढ़त है। सिरसा से कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा ने एक अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है। तो 1,96,906 वोट सैलजा, कुमारी सैलजा यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुमारी सैलजा 1,96,906 वोटों से आगे हैं। लेकिन ये तस्वीरें पल पल बदलती रहेंगी। ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ सुंदर सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, ओवर टू यू। बड़ी जानकारी है। लगातार जिस तरह से आपने आयुष दी है, लगातार कुमारी सैलजा एक ऐसी बढ़त, इसको अजय बढ़त कहना अभी शायद जल्दबाजी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की लीड है ये बड़ा मुश्किल होगा अशोक तंवर के लिए तोड़ना। और जिस तरह से आपने बताया बंतो कटारिया की लीड, कहीं ना कहीं वहां एक कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। सुभाष जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरह से बात हम लगातार ये कर रहे थे, पांडे जी ने कहा कि ये मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी के चेहरे पे वोट अभी भी मिले, सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा इस तरह ये दूसरी तरफ हम देखें, विपक्ष का चेहरा नहीं था, उसके बाद भी इस तरह की वोट मिलना, इसको किस तरह से देखते हैं? इसका मतलब तो ये है कि बस मोदी जी नहीं आने चाहिए, कोई भी आ जाए, इस तरह की स्थिति दिखती है अगर इस तरह का फैसला या इस तरह के वोटिंग, इस तरह के रुझान आ रहे हैं तो। हमारे देश में जो जाति प्रथा है वो काम कर गई। जो लोग नहीं पसंद करते थे मोदी के रवैये को, मोदी की बातों को, उन्होंने इस बार खुलकर मोदी का विरोध किया है। इससे ये साबित हो रहा है। तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि जो 400 पार का नारा था वो फेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो हम बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो सोर्सेज से पता चल रही हैं कि 100 के करीब या 100 से ज़्यादा जो कम मार्जिन पे है, जैसे हमारे हरियाणा की फरीदाबाद, करनाल, रोहतक और सिरसा, ये 4 सीट तो क्लियर हो गई कि 1 लाख 1.5 लाख मार्जिन से ऊपर हैं। इनमें कोई बदलाव की गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। और जो बाकी की 6 सीटें हैं वो मार्जिन उनका इतना है कि उनमें रद्दोबदल हो सकता है। इसलिए अभी जी, उसकी संभावना ज्यादा है कि रद्दोबदल 6 सीटों पर हो सकता है। 2-2 का मुकाबला तो बराबर हो ही गया है। 4 सीटों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। आयुष हमारे साथ है। आयुष, बिल्कुल। और अब करनाल विधानसभा में हो रहे उपचुनाव की भी तस्वीर जरा दर्शकों को बताते हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री यहां से चुनावी मैदान में हैं। अब यहां का रुझान क्या कह रहा है? हालांकि लगातार यहां से नायब सैनी बढ़त बनाए हुए हैं कि बढ़त और बढ़ी है। 32,000 अब 607 वोट, जिससे उन्होंने बढ़त बना ली है। कांग्रेस की ओर से तरलोचन सिंह जो कि यहां से कैंडिडेट थे वो काफी पीछे हो चुके हैं। विधानसभा के लिहाज से ये 32,607 की जो बढ़त है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। तो करनाल विधानसभा उपचुनाव के ये रुझान है, क्योंकि विधानसभा में 32,000 की लीड, अच्छी लीड आप इसको कह सकते हैं। उपचुनाव का ये रुझान हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीटों को तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की दिलचस्पी इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, विधानसभा की सीट पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री यहां से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के तरलोचन सिंह पीछे हैं। 32,607 वोटों से लीड नायब सैनी ने यहां पर बना ली है। तो ये अपडेट बड़ी खबर है। करनाल विधानसभा उपचुनाव की ये रुझान आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भी लगातार ये जो बढ़त है वो नायब सैनी ने बना रखी है। और ये बढ़त अब बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं कि 32,607 वोटों तक पहुंच गई। और
और चलिए एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एक और बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी क्या है? देखिए, सिरसा से कुमारी सैलजा आगे हैं। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 2 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त, इसको अजय बढ़त आप कहिए, क्योंकि 2 लाख वोटों की बढ़त जब 2 बजने वाले हों, आप देखिए, क्योंकि अब इसके बाद बहुत ज्यादा राउंड्स की गिनतियां नहीं रह जाती हैं, इसलिए इस सीट को आप बिल्कुल डेफिनेटली अब मान सकते हैं कि कुमारी सैलजा के पक्ष में जा रही है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा की जो ये बढ़त है वो बना ली है। तो एक एक अपडेट इसी प्रकार से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुंदर सोलंकी लगातार बने हुए हैं। सुंदर जी, ओवर टू यू। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, सिरसा से सैलजा की जो लीड है 2 लाख वोटों की हो गई है। एक तरफ ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट बदलने का फायदा बीजेपी को होगा। वहां जिस तरह से सुनीता दुग्गल का टिकट अंत समय में बदला गया, अशोक तंवर को पार्टी में शामिल किया गया आम आदमी पार्टी से, वहां ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अशोक तंवर इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल देंगे, लेकिन इस तरह की स्थिति दिख रही है। 2 लाख वोटों का अंतर आ गया है। कुमारी सैलजा ने जिस तरह से 2 लाख की बढ़त बनाई है, अब इस बढ़त को शायद ही वो जो हम इंतजार करने की बात कर रहे हैं, इस पर शायद ही फर्क पड़े। नेहरा साहब, मैंने ये नहीं कहा कि 10 की 10 सीटें 10-0 होगा, मैंने कहा था 5-0। जो 5 फंसी हुई सीटें उनका जिक्र था। ओके। इसमें क्या है कि आप रोहतक क्लियर लगा लीजिए, करनाल क्लियर लगा लीजिए, और फरीदाबाद क्लियर लगा लीजिए, और सिरसा क्लियर लगा लीजिए, और इसके साथ साथ हिसार भी क्लियर है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो सीटें हैं तो वहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। और रही बात कि इलेक्शन क्या था, ये पहली बात तो ये इलेक्शन हरियाणा में कम से कम ये था नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता था। ये उसमें ना बीजेपी थी ना कांग्रेस थी, या तो मोदी के नाम पे या मोदी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती थी पिछले 10 साल में, उससे बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस ने पेश कर दी। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा इनके सामने, क्योंकि दुश्मन के वार को दुश्मन से ही चित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 400 पार का नारा है वो कम से कम हरियाणा में बैकफायर कर गया। 400 पार से ये लगा एक वर्ग विशेष को कि तुम्हारा आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो ये सारी चीजें जो मिलके एक कॉम्बिनेशन बना, तो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन मैं कहूंगा उसको, बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हुआ। और 400 पार का नारा कांग्रेस को फेवर पहुंचाएगा, बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान कर जाएगा। नेहरा साहब का साफ कहना है कि ये तस्वीर जो हरियाणा में बदली है, ये 400 पार ने मुश्किल की है। ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं, आयुष के पास चलते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी और अहम जानकारी है। अब रोहतक सीट का जिक्र करते हैं। देखिए, यहाँ से लीड अब कितनी हुई है, इसको जरा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा आगे तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब ये बढ़त कितनी हो गई है इसको देखना बहुत जरूरी है। 1,87,486 वोट जो सबसे पहले आप देख रहे थे, क्योंकि ये वो सीट थी जिसपे बढ़त सबसे ज्यादा दिख रही थी, लेकिन अभी कुमारी सैलजा जो कि 2 लाख वोटों से आगे हो गई हैं। अब ये 1,87,486 वोट दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक में मिले हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा बराबर यहाँ पे जब से आप देख रहे हैं कि काउंटिंग शुरू हुई है, तब से उन्होंने बढ़त को बरकरार रखा है, और अब ये 1,86,000 से ज्यादा की जो बढ़त है वो बना ली है। अब 1,87,486 वोटों से आपको बता दें कि आगे चल रही है बीजेपी के अरविंद शर्मा, यहां से अब काफी पीछे हो गए हैं दीपेंद्र हुड्डा की ये बढ़त 1,87,486। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। एक और अपडेट है, तो एक एक सीट का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। तीसरे पायदान पर हैं अभय चौटाला। कुरुक्षेत्र की सीट से वो खुद चुनावी मैदान में थे। 2,17,000 वोटों से अभय चौटाला कुरुक्षेत्र की सीट से पीछे हैं। नवीन जिंदल यहां पर आपको बता दें कि आगे हैं। हिसार से इसी तरह से सुनैना चौटाला 5वें पायदान पर हैं। नैना चौटाला यहां पर चौथे पायदान पर हैं। हिसार सीट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पूरा चौटाला परिवार आप देख रहे हैं, 3-3 कैंडिडेट यहां से, और अभय चौटाला कुरुक्षेत्र सीट से लड़ रहे थे, ये यहां से तीसरे पायदान पर आपको दिख रहे हैं। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि आप देख रहे हैं, तीसरे चौथे पायदान पर आपको नजर आ रहे हैं। 2,17,000 वोटों से वो पीछे हैं।
तो हिसार से सुनैना चौटाला और हिसार से नैना चौटाला चौथे पायदान पर। तो लगातार ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच अब सीधे फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। सुंदर सोलंकी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुंदर जी, ओवर टू यू। शुक्रिया आयुष। लगातार जिस तरह से हमारी कोशिश यही कि पूरे प्रदेश को पल पल का अपडेट दिया जाए, सटीक अपडेट दिया जाए, उसकी कोशिश में हम लगातार हैं। हर सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, हर राउंड का हाल हम बता रहे हैं, कौन सी सीट पर कौन भारी पड़ रहा है, ये लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। और बात करें अनुज अग्रवाल जी, जिस तरह से लगातार, क्योंकि स्थिति ये स्पष्ट हो गई है, जैसे सुभाष जी ने भी बताया और हमारे नेहरा साहब भी ये कह रहे हैं कि 5 पे मैंने बता ही दिया है कि 5 पे स्थिति ये जो कम मार्जिन की है वो रहने वाली है। आप जो स्थिति को देखते हैं कि जो मोदी का चेहरा जिस तरह से इस चुनाव में ये था कि एक बड़ा फैक्टर, जाहिर सी बात है ये पूरे फील्ड में ये बात हो रही थी कि बीजेपी लड़ रही है तो मोदी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस लड़ रही है तो उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इस तरह की भी स्थिति थी। सोशल इंजीनियरिंग जिस तरह से बीजेपी करती थी उस पर भारी पड़ गई है कांग्रेस। आप किस तरह से देखते हैं, क्या यही बात है? कहीं ना कहीं बहुत सारी चूक हुई है बीजेपी से। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बड़ी शिद्दत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन कांग्रेस को जितनी बढ़त लेनी चाहिए थी उतनी नहीं ले पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो नहीं हो पाया। अदरवाइज जितना वोलेटाइल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में रही उस हिसाब से उनको 10 की 10 सीटें लेनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी में डेंट लगा पाए। विधानसभा में भी बीजेपी की स्थिति अल्पमत वाली है, वो जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अवसर था जब यहाँ पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कर सकती थी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में सफल दिख रही है। और 5 या 6 सीटें अगर बचा पा रही तो मुझे लगता है कि वो कम से कम विन विन सिचुएशन में तो है। तो ऐसे में जो एक झटका लगना चाहिए था बीजेपी को जितनी बड़ी तरीके से, वो कांग्रेस नहीं दे पाई है। और बीजेपी अभी भी मैदान में, और अगर केंद्र में भी देखा जाए तो बीजेपी की मेजोरिटी आ रही है, वो एनडीए को मिला के आ रही है। बीजेपी की 10-20 सीटें, 10% सीटें, 15% सीटें कम जरूर हुई हैं, एनडीए की 10% कम हुई हैं, लेकिन वो ओवरऑल मेजोरिटी में आ गए हैं। तो ऐसे डेंट का क्या फायदा जो उनको सत्ता परिवर्तन ना करा पाए। धर्मेंद्र पांडे जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, 400 पार भले ही ना हो, मोदी तो तीसरी बार शपथ ले ही रहे हैं। बीजेपी के लिए यही इससे बड़ी और खबर क्या हो सकती है कि वो तीसरी बार सत्ता में। लेकिन क्या सच में, चाहे वो वोट परसेंट की बात हो, चाहे आप ये कह रहे हो कि 400 पार की बात हो, आप जो लगातार बात कहते जा रहे हो उसके उलट नतीजे आ रहे हैं, तो ये क्या नुकसान नहीं है बीजेपी को? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात से सहमत हूँ कि आज़ादी के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब इस देश में जो है कोई प्रधानमंत्री अपने दम पे जो है तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। निसंदेह उसमें नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ जो यहाँ देखने वाली बात है, जो आज भाजपा की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, एनडीए सरकार बनाती दिखाई पड़ रही है, लेकिन भाजपा को कहाँ जो घाटा हुआ है उसको अगर देखें तो भाजपा नेताओं के जो बड़बोलेपन थे, जैसे संविधान के ऊपर बोलना या जो है कट्टरवादी बातों को रखना, गिरिराज सिंह जैसे जो है, या रमेश बिधूड़ी जी हमारे सांसद होते थे, साध्वी प्रज्ञा, नरेंद्र मोदी ने कई सारे लोगों को साइड तो किया, लेकिन उनका जो खामियाजा था, उनका जो बातें थी वो चली गई। जैसे फैजाबाद से सांसद होते थे, लल्लू सिंह एक बड़े सांसद माने जाते थे, संविधान के ऊपर उन्होंने कह दिया, आरक्षण के ऊपर उन्होंने बोल दिया, ये चीज़ें। और एक बड़बोलापन जो सबसे बड़ा इसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो भाजपा को अब सोचना पड़ेगा कि भाजपा बगैर आरएसएस के, भाजपा का अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कितनी भी बड़ी पार्टी अपने आप को बना ले, लेकिन वो जो उसके बैकबोन, जो उसके पीछे का वर्क करने की जो स्टाइल है, घर घर पहुंचने की जो क्षमता है, वो केवल आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास होती थी। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि उससे मुझे लगता है आरएसएस के कार्यकर्ता पीछे हुए, आरएसएस खुद नाराज हुआ था। ऐसी जानकारी आई थी कि भाजपा अब इतनी बढ़ गई है
कि उसको अब जो है आरएसएस के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती है। ये बात ये एक तरह से उनका बड़बोलापन था। जो आरएसएस के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, शाखा के जो कार्यकर्ता हैं, उससे वो नाराज दिखाई पड़े थे। ऐसा हम जैसे लोगों ने फील्ड में काम करते हुए देखा था। उसका आज यहाँ असर भी दिख रहा है कि यूपी, हरियाणा और ये राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी क्षेत्रों में भाजपा की क्या दशा हुई है। जहाँ पे कहते हैं कि ब्रांड योगी ब्रांड मोदी चल रहा था, उस अयोध्या में जहाँ राम मंदिर की इतनी बड़ी लहर, जिस राम मंदिर के मुद्दे पे भाजपा जो है 400 के नारा दे रही थी। बिल्कुल ये स्थिति, कुछ बयान आपके वो इतना खामियाजा नुकसान आपको कर देंगे। इस वक्त बड़ी खबर ले लेते हैं, आयुष का रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर में। बिल्कुल सोलंकी जी, देखिए दिलचस्पी लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रुझान अब सामने आने लगे। और इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता दें, रोहतक सीट से बीजेपी के अरविंद शर्मा पीछे हो गए हैं। रोहतक सीट से अरविंद शर्मा 1,97,534 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। लगातार रोहतक सीट से देखिए दीपेंद्र हुड्डा 1,97,534 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहां से अरविंद शर्मा बीजेपी के पीछे हो गए हैं। जैसा कि हमने भी अपने आंकड़ों में बताया, दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक सीट पर किस तरह से वो आगे रहेंगे, किस तरह के आंकड़े उनके रहेंगे। और कहीं ना कहीं अब देखिए यहाँ पर आंकड़े आपके सामने हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं तो बीजेपी के अरविंद शर्मा जो है वो पीछे हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा और इसी बीच चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। सिरसा से बीजेपी के अशोक तंवर पीछे हैं तो बड़ी खबर इस वक्त की, तंवर 2,10,922 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। कांग्रेस की कुमारी शैलजा सिरसा में आगे चल रही है, सिरसा से बीजेपी के अशोक तंवर पीछे हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तंवर लगभग 2,10,922 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और लगातार अपने दर्शकों से बड़ी खबर साझा करते हुए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हिसार सीट से बीजेपी के रणजीत सिंह पीछे हो गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, रणजीत सिंह कांग्रेस के जयप्रकाश से पीछे हो गए हैं। हालांकि शुरुआती जब आंकड़े देखे तो रणजीत सिंह जो थे वो आगे थे, लेकिन अब 22,685 वोटों से पीछे हो गए हैं। और बैक टू बैक बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा करते हुए, बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बताते हुए रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला पीछे हो गए हैं। तो बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला तीसरे पायदान पर हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं अभय चौटाला 2,17,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हिसार से, जहां हिसार से सुनैना चौटाला 5वें पायदान पर है और तीसरे पायदान पर अभय चौटाला चल रहे हैं। नैना चौटाला चौथे पायदान पर है। कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं। लगातार अभय चौटाला जो है पीछे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला तीसरे पायदान पर है। वहीं 2,17,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अभय चौटाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार से सुनैना चौटाला 5वें पायदान पर है और हिसार से नैना चौटाला चौथे पायदान पर है। तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं। अभय चौटाला तीसरे पायदान पर है। लगातार पीछे चल रहे हैं अभय चौटाला, 2,17,000 वोटों से पीछे है। और इसी बीच देखिए गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर। गुरुग्राम सीट पर कांटे की टक्कर लगातार जारी है। तो गुरुग्राम सीट पर कांटे की टक्कर, बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह फिर आगे हो गए हैं। कांग्रेस के राज बब्बर फिर पीछे हो गए हैं। तो देखिए आगे और पीछे लगातार प्रत्याशियों के आगे पीछे होने का सिलसिला जारी है। अब देखिए इंद्रजीत सिंह 6,986 वोटों से, और अब गुरुग्राम सीट पर कांटे की टक्कर लगातार जारी है। गुरुग्राम सीट पर यहां पर कांटे की टक्कर राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में फिर से आगे हो गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से प्रत्याशी है। कांग्रेस के राज बब्बर फिर पीछे हो गए हैं।
इंद्रजीत सिंह 6,986 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं गुरुग्राम सीट पर कितनी कांटे की टक्कर है। जहां शुरुआत में राज बब्बर आगे थे, तो आप देखिए राव इंद्रजीत सिंह जो है वो आगे हो गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह, और राज बब्बर एक बार फिर से पीछे आ गए हैं। लगातार बढ़ोतरी राज बब्बर के वोटों में भी हो रही है, तो वहीं बढ़ोतरी जो है राव इंद्रजीत के वोटों में भी हो रही है। लेकिन काउंटिंग लगातार जारी है, इंतजार करना है नतीजों का। जो निगाहें सबकी है नतीजों पर टिकी हुई है, हालांकि तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। और मतगणना से जुड़ी बैक टू बैक अपडेट्स अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करेंगे, शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां एक तरफ मतगणना जारी है, जहां लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, वहीं उसी बीच शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शाम 5 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। शाम 5 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से की जाएगी। जहां एक तरफ लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, लगातार काउंटिंग जारी है, मतगणना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब की जाएगी 5 बजे का वक्त, जब मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर क्या हाल है लगातार आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो भी आपको बता रहे हैं। बैक टू बैक अपडेट्स आपको दे रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो 6 सीटों पर बीजेपी आगे, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए कांटे की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि 4 सीटों पर कांग्रेस तो 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जो एग्जिट पोल में आंकड़े जो सामने आए थे, उन आंकड़ों से बदली हुई तस्वीर अब जब रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर लगातार जारी है। जहां एक तरफ हरियाणा में देखिए 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, तो कांग्रेस की जो सीटों का आंकड़ा है वो 4 है। 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। लगातार आप देख सकते हैं बढ़ोतरी बीजेपी के प्रत्याशियों के वोटों में भी हो रही है, तो वहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के वोटों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर पीछे हो जाते हैं। हालांकि नतीजे जब तक सामने नहीं आते तब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी और आगे बढ़ने का, पीछे होने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन हरियाणा में फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी की 6 सीटें और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। और चलिए इसी बीच आपको एक अहम खबर बता देते हैं, जहां अनुराग ठाकुर की जीत से पहले ही उनके समर्थक जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनुराग ठाकुर को उठाकर उनके खुशी में खुश होते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। किस तरह से अनुराग ठाकुर के समर्थक जो है यहाँ पर जश्न मनाते हुए, उनके नाम के नारे लगाते हुए। हालांकि देखिए नतीजे अब तक सामने नहीं आए, लेकिन कितने ज्यादा आश्वस्त सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खुद अनुराग ठाकुर के चेहरे पर जीत की वो मुस्कुराहट फिलहाल नजर आ रही है और सभी लोगों ने ऊपर उठाकर उनको किस तरह से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर के समर्थक जो है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी मना रहे हैं, किस तरह से जश्न मना रहे हैं उनकी जीत का। हालांकि देखिए नतीजे अब तक सामने नहीं आए, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आश्वस्त है अनुराग ठाकुर के समर्थक और किस तरह से जीत की खुशी अनुराग ठाकुर के चेहरे पर है। हालांकि लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, काउंटिंग जारी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काउंटिंग खत्म होने से पहले नतीजे आए नहीं है, लेकिन उससे पहले ही खुशी यहां पर मनानी शुरू कर दी गई है। आज
देखिए लगातार अनुराग ठाकुर के समर्थकों ने यहाँ पर खुशी मनानी शुरू कर दी और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी और अहम खबर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी बढ़त, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बढ़त मिल गई है। दीपेंद्र 2,14,465 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा लगातार देखिए उनको बड़ी बढ़त अब मिली है, 2,14,465 वोटों से आगे चल रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। तो बड़ी और अहम खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बढ़त बड़ी है, बड़ी बढ़त उन्हें मिली है, 2,14,465 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरविंद शर्मा पीछे हो गए हैं। रोहतक सीट हालांकि की बड़ी जानकारी, दीपेंद्र हुड्डा 2 लाख से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार हम दिखा रहे थे, हमने एग्जिट पोल में भी दिखाया था कि रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये तीनों सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को जीत मिल सकती है और उसकी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के अरविंद शर्मा बहुत पीछे हैं। तो हरियाणा में लगातार जिस तरह की स्थिति है उस पर हमारी नजर, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। किस तरह से 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। मनोहर लाल करनाल से लगातार बढ़त हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, अंशिका का रुख करेंगे, क्या कुछ जानकारी है अंशिका? बिल्कुल सोलंकी जी, देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, अपने दर्शकों से साझा कर दूं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी बढ़त मिल गई है, बड़ी बढ़त दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक सीट से। सोनीपत में भी बीजेपी कांग्रेस में टक्कर लगातार जारी है और सोनीपत का अगर हाल जाने तो बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली फिर पीछे हो गए हैं। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी बड़ौली से आगे हैं। तो लगातार सोनीपत सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी 497 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोनीपत में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर लगातार देखी जा रही है। जबरदस्त टक्कर है ये, कुल 500 वोटों का आगे पीछे और ये लगातार चल रहा है। सोनीपत की सीट का जैसे ही मैं अभी भी जिक्र कर रहा था कि सोनीपत की सीट पर कड़ा मुकाबला होगा और ये कांग्रेस के खाते में जो एग्जिट पोल था उसमें जाती हुई दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से बड़ौली टक्कर दे रहे हैं उसमें अभी भी मुकाबले में लगातार बने हुए हैं। देखने लायक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला। लेकिन जहां बात करें चाहे सोनीपत, चाहे बात करें करनाल सीट की बात करें, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक से बात करें और वहीं कृष्णपाल गुर्जर चाहे उनकी बात करें फरीदाबाद सीट से, इनके नतीजे की जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, 2 लाख के करीब सभी जगह ये अंतर पहुंचता हुआ दिख रहा है। सैलजा, कुमारी सैलजा, सिरसा, मतलब ये 2-2 का मुकाबला तो लगभग टाई हो गया है। 2 बीजेपी के खाते में आ रही हैं, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें चाहे करनाल की, और 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, चाहे सिरसा की बात करें और चाहे बात करें रोहतक की। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अंशिका। बिल्कुल सोलंकी की बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों से साझा कर लेते हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र की सीट का हाल, नवीन जिंदल 9000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा आंकड़ा यहां पर, इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता पीछे हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता को इस सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। नवीन जिंदल 9000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा आंकड़ा यहां, सुशील गुप्ता जहां 9000 से ज्यादा वोटों से पीछे। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल जो है वो फिर से आगे हो गए हैं। नवीन जिंदल 9000 से ज्यादा मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कुरुक्षेत्र की सीट का, जिस तरह से यहां भी आगे पीछे और बहुत कम वोटों के अंतराल से इस तरह का मुकाबला बना हुआ है। लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि 4 सीटों की स्थिति लगभग क्लियर हो गई है, लेकिन 6 सीटों की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, चाहे गुरुग्राम की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, अंबाला की बात करें और चाहे हिसार की बात करें, ये जो सीटें हैं उन पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अभी भी दोनों ही पार्टियां मुकाबले में है, मजबूती से मुकाबले में है। लेकिन जिस तरह से कुरुक्षेत्र की बात करें, सुशील गुप्ता लगातार कभी आगे कभी पीछे, और इस तरह की तस्वीर जो कुरुक्षेत्र की बनती हुई नजर आ रही है उसमें बड़ा अहम रोल अभय चौटाला जो आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कितनी वोट ले रहे हैं, वो बड़ा अंतर पैदा कर रहे हैं। वो एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है। वो कितनी वोट लेंगे
उस पर दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो नवीन जिंदल हैं चाहे सुशील गुप्ता है, उनकी जीत निर्भर करेगी। वो भले ही मुकाबले में ना हो, लेकिन उनका कितनी वोट, चाहे वो कितनी 50,000 से नीचे लेते हैं 50,000 से ऊपर लेते हैं, वो उनकी एक एक वोट मायने करेगी इस मुकाबले के लिए, कुरुक्षेत्र के मुकाबले के लिए। और खास बात करें सोनीपत की, सोनीपत की स्थिति भी बड़ी दिलचस्प है, जहां बहुत ही कम वोटों का मार्जिन, कभी मोहनलाल बड़ौली आगे रहते हैं और कभी सतपाल ब्रह्मचारी। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह, और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे, एग्जिट पोल जिस तरह से आया उसके बाद जो माहौल बना, ये बना कि 400 के पार कम से कम जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत से बहुत दूर होगा। लेकिन अब जो अंतर देख पा रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं, लगभग 300 के करीब एनडीए पहुंचा है। और जो तस्वीर एनडीए की बनती हुई दिख रही है उसमें बीजेपी, एनडीए की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश में जो स्थिति बनी है वो 298, और आप देख सकते हैं इंडी गठबंधन 288, वहीं अदर्स 17। तो जो अंतर है, जिसको बहुत ज़्यादा अंतर माना जा रहा था एग्जिट पोल से पहले और एग्जिट पोल आने के बाद, वो स्थिति अब बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो 400 पार की स्थिति थी वो अलग है। और कहीं ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे, अंशिका हमारी सहयोगी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अंशिका, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सोलंकी जी, बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, लगातार अपडेट्स, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की। आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आ गया है। काउंटिंग के बीच आप नेता संजय सिंह का बयान, एग्जिट पोल को लेकर संजय सिंह ने बयान दिया है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े उनको लेकर कहा है, एग्जिट पोल एजेंसी जनता से माफी मांगे, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भ्रमित किया। संजय सिंह की ओर से देखिए ये बात कही गई है, आप नेता संजय सिंह का ये बयान सामने आ गया है। जो आंकड़े, आप नेता संजय सिंह का बयान, एग्जिट पोल जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं हो पाए, इसलिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि इसे लेकर एजेंसियों को जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें बरगलाने की कोशिश की। क्या कुछ कहा है आप ही सुन लीजिए। पोल के जो नतीजे दिखाए, देखिए पहले तो एग्जिट पोल जिन टीवी चैनल्स ने किया और जिन सर्वे एजेंसियों ने किया, उन लोगों को इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके एग्जिट पोल ने सबसे बड़ा हेरफेर शेयर मार्केट के अंदर किया, और जिससे आपने देखा कि शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, कितने लोग खरबपति अरबपति बन गए। दूसरा काम क्या हुआ कि प्रशासन तंत्र को, चुनाव आयोग को और जनता को भ्रमित करने का काम एग्जिट पोल ने किया। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं ये वास्तविकता से कोसों दूर है। आपने 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखा दिया, 14% वोट शेयर बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। आपने इंडिया गठबंधन के वोट शेयर तो ज्यादा दिखाए लेकिन सीटें कम कर दी उत्तर प्रदेश में। ये हेरफेर क्यों किया एग्जिट पोल ने? ये समझ से परे 27% वोट शेयर केरला में दिखा दिया। अब बताइए, या ये इस तरह का एग्जिट पोल कोई यकीन करेगा? ठीक है, पहले तो एग्जिट, संजय सिंह कह रहे हैं कि किस तरह से जो एग्जिट पोल है और जिस उन्होंने जनता को बरगलाया है, माफी मांगनी चाहिए। और अभी अंशिका का रुख करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अंशिका। बिल्कुल सोलंकी जी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर फिर आगे हो गए हैं। देखिए, राज बब्बर फिर से आगे हो गए हैं। 2331 वोटों से राज बब्बर एक बार फिर से आगे हो गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह फिर पीछे हो गए हैं। देखिए, आगे जाने का सिलसिला और पीछे आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुग्राम सीट पर ये खेल सुबह से ही जारी है। कभी राज बब्बर आगे हो जाते हैं तो कभी राव इंद्रजीत सिंह को पीछे देखा जाता है। इसी तरह कभी राव इंद्रजीत सिंह जो है आगे हो जाते हैं तो उसी तरह राज बब्बर पीछे हो जाते हैं। फिलहाल जो आंकड़ा लगभग 2000 वोटों का है, 2331 वोटों से राज बब्बर आगे चल रहे। बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
एन मूवमेंट पे कांग्रेस की ओर से राज बब्बर को यहां पर प्रत्याशी उतारा गया और अब